हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स आपके सभी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो तक अंत तक देखते रहिए। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया या फिर कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ कब? पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। और भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? तो गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन या फिर प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था क्या? तो आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किस धातु का? तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया? कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी? भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं फसल सिंधु वासियों का मुख्य फसल था। कपास की खेती प्रारंभ की किन्होंने? सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या है? कौन सा है? तो इसका पूर्वी जो पूरा स्थल है, ठीक है, पूर्वी पूरा स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी पूरा स्थल है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार पूर्वी स्थल हो गया आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी पूरा स्थल हो गया सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वास्थल क्या है? कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वास्थल है मांडा, जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पूर्वास्थल है दाइमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो आपका हो गया उत्तरी पूर्वास्थल है मांडा और दक्षिणी पूर्वास्थल है दाइमाबाद, अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर स्थित है कहाँ? तो आलमगीरपुर कहाँ है? जो इसका पूर्वी पूरा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है। यह आलमगीर किस नदी पर स्थित है? तो हिंडन नदी पर स्थित है। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है मांडा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? इसका आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था, ऐसा। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल जो स्थान है, यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जो गुजरात में है, पड़ता है। अगला सवाल है,
भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? पशुपति नाथ की। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने दी। कब दिया? तो 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, ठीक है, मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और कौन सा जिला? तो जिला बोला जाएगा तो मोंटगोमरी जिला। और किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज थी कैसी? मात्रीय सत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि किसमें था? शतरंज, ठीक है, शतरंज खेलने में। धोलावीरा स्थित है, धोलावीरा जो स्थल है वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। क्वेश्चन नंबर 38 है, R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ? तो हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। लोहा से वे परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त कौन सा रंग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयुक्त किया गया, लाल रंग का उपयोग किया गया हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे क्या? फराओ। ठीक है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला सवाल है, घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, जो अन्नागार है वह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और यह अन्नागार जो है, ठीक है, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी 1922 में की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? वृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यह एक स्मारक है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जो इसका इराक है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या फिर संस्थापक बोलिए। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। आर्यों की जानकारी मिलती है किस वेद से? तो ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है।
ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजु। अगला सवाल है, आर्य भारत आए कब? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। अगला सवाल है, आर्य पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया में था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन व कृषि। अगला सवाल है, आर्यों की भाषा और उनका पेय पदार्थ क्या था? तो उनका जो भाषा था वह संस्कृत था, ठीक है, और पेय पदार्थ उनका था सोमरस। अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पशु और देवता कौन थे? तो प्रिय पशु उनका घोड़ा था, ठीक है, और उनका जो देवता थे इंद्र। अगला सवाल है, आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। और सिंधु समाज कैसा था? तो सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक थी और आर्य समाज पितृ सत्तात्मक थी। अगला सवाल है, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, ठीक है, वेदों की कितनी संख्या है? 4। और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं। अगला सवाल है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगला सवाल है, ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उन्हें होत्री कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो 1 से 3 बार उल्लेख हुआ, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। अगला सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में मंत्र जो है वह किस में उल्लेख है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं, ठीक है, तो इसमें आपका होगा गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र का जो है किसमें है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। और इस गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र जो है समर्पित है किसे? तो सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज्य, ठीक है, 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? परुस्नी नदी के तट पर, यानी आज इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो परुस्नी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? तो खील, खील कहते हैं। अगला सवाल है, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है ऋग्वेद की मूल लिपि है। अगला सवाल है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या ना मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को।
उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है किसमें? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वह 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अगला सवाल है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? ठीक है, या पद्य होगा। ठीक है, तो गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। अगला सवाल है, यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। अगला सवाल है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्गाता या फिर अधवार्यु कहा जाता है। अगला सवाल है, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से? सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कितनी संख्या? 18। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। अगला सवाल है, पुराणों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। आपका अगला सवाल है, न्याय या फिर सांख्य दर्शन। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ठीक है, यह सवाल आपका हो गया कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक है 13। सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला सवाल है, तमसो मां ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है किससे? बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और अगला सवाल है आपका, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक किसे कहते हैं? मनुस्मृति को। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। अगला सवाल है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और इसके रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। आपका अगला सवाल है, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है
रज़्मनामा के नाम से किया गया है। और यह जो अनुवाद इसका महाभारत का अनुवाद किया है बदायूनी ने 16वीं सदी में। ठीक है, किस नाम से? तो रज़्मनामा के नाम से। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने किया। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो संहिता कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।